Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Gautam Buddha and Karl Marx. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, especially from casteism segment. It is also important for PSI or optional students. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं. वैसे तो लगभग 1.5 महीने पहले जब मुझे लगता है वो डेट जिस दिन बी आर अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज़्म को अपनाया था उस तारीख को भी मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया था. तो यही पॉइंट्स मैंने वहाँ बताए थे. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ सनातन धर्म या हिंदुइज़्म. एंड ही बेसिकली एडवोकेटेड दैट हिंदुइज़्म शुड बी डिसमेंटल्ड. इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि हिंदुइज़्म का रिफॉर्म संभव नहीं है एज़ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो यहाँ वो महात्मा गांधी से डिफरेंट ओपिनियन रखते थे. महात्मा गांधी बिलीव्ड इन रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज़्म. तो बेसिकली जो इविल प्रैक्टिसेस आ गई हैं हिंदुइज़्म के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है. लेकिन हिंदुइज़्म अपने आप में एक ऐसा धर्म है जो हमें सही रास्ता दिखाता है एज़ पर महात्मा गांधी. लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से जब तक हिंदुइज़्म या सनातन धर्म रहेगा तब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते रहेंगे. सो हिंदुइज़्म इटसेल्फ इज़ बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेज एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. So to end such discrimination, Hinduism itself should be dismantled. And that is why he renounced Hinduism and he accepted Buddhism. He said कि I was born as a Hindu, that was my fate, but I will not die as a Hindu. तो वो पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं एक हिंदू की तरह मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदुइज़म में जन्म लेना वो मेरा फेट कहिए या दुर्भाग्य कहिए, ऐसा उनका मानना था. Right, because he was the one who belonged to the oppressed classes and he had to face all sorts of exploitative behavior of the higher class against the oppressed classes. And that is why he was strong critic of the Hinduism, and at the same time Mahatma Gandhi was supporter of the idea of Hinduism, and that is why Dr. B.R. Ambedkar was strong critic of Mahatma Gandhi as well. तो महात्मा गांधी ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनको अलग से टाइटल दिया था हरिजन. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेसिकली क्रिटिसाइज दिस आइडिया एज वेल कि आप उनको हरिजन कहिए जिसका मतलब सन ऑफ गॉड होता है या जो भी हो, बट यू आर बेसिकली ब्रांडिंग लोअर कास्ट पीपल, उनको अलग नाम से बुला करके, एंड दिस विल क्रिएट अ बेसिस फॉर परमानेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस. और इस कारण से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सजेस्टेड कि देयर शुड बी कंप्लीट डिसमेंटलमेंट ऑफ हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन. और उसके लिए एक ही तरीका है का इंटर कास्ट मैरिजेस कराया जाए, इंटर डाइनिंग कराई जाए, ताकि कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए. सो ही बेसिकली सेड कि डायनामाइट शुड बी पुट ऑन मनुस्मृति एंड इट शुड बी एक्सप्लोडेड. तो ही हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव आइडियाज़ फॉर सनातन धर्म. तो कई सारे सनातन धर्म के सपोर्टर्स भी हैं महात्मा गांधी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज आल्सो हार्ड कोर सपोर्टर ऑफ सनातन धर्म. ऑफकोर्स जो इशूज़ थे वो तो थे ही, उनको एड्रेस करने के लिए रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है एज पर सच थिंकर्स लाइक एस राधाकृष्णन या महात्मा गांधी. लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से रिफॉर्म संभव ही नहीं है. तो बी आर अम्बेडकर वंस सेड इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट that I am convinced that the real remedy is intermarriage. इंटरमैरेजेस कीजिए, कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए. और कास्ट सिस्टम ख़त्म तो एज़ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू रिलीजन ख़त्म, क्योंकि हिंदू रिलीजन का बेसिस है कास्ट सिस्टम एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो ही हैड ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव आइडियाज़ अबाउट सनातन धर्म. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेड कि आई वॉज बॉर्न एज हिंदू, दैट वॉज माई फेट, बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू. एंड एज पर हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स हिमसेल्फ ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म लेटर ऑन. सो ऑन 14th October 1956 he, along with about 500,000 of his followers from depressed classes, embraced Buddhism at Nagpur. क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से बुद्धिज़्म दुनिया के गिने चुने ऐसे धर्मों में से है जहाँ पे लव, कंपैशन या इक्वालिटी फॉर ऑल की बातचीत की गई है. सो दिस इज़ हाउ बुद्धिज़्म propagated the idea of liberty, equality and fraternity, and that is why he adopted Buddhism.
And Dr. B.R. Ambedkar, after adopting Buddhism, he started Neo Buddhism, means the ideas of Buddhism to be implemented in the modern context. जिसको नाम दिया गया Neo Buddhism. So this Neo Buddhism movement was launched in 1956, which was joined by nearly 1 million Dalits who were followers of Dr. B.R. Ambedkar. But unfortunately, Neo Buddhism स्टार्ट करने के लगभग 2 महीने बाद ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डेथ हो गई 6 दिसंबर 1956 को. बट अपने डेथ से लगभग 1.5-2 महीने पहले उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करके जो उन्होंने लाइफ में अपने लिए कमिटमेंट किया था कि ही विल नॉट डाई एज हिंदू, ही बेसिकली फुलफिल्ड दैट कमिटमेंट. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. आज है 6 दिसंबर और आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ हुई थी. दैट इज़ वाई दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस बाय हिज सपोर्टर्स. तो बिकॉज दिस इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. महापरिनिर्वाण इज बेसिकली निर्वाणा आफ्टर डेथ. अगर आपने बुद्धिज्म भी पढ़ रखा है तो बुद्धा अटेंड निर्वाणा ड्यूरिंग हिज लाइफ साइकिल इटसेल्फ, लेकिन आफ्टर हिज डेथ ही अटेंड महापरिनिर्वाण, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. इसी को कहा गया है महापरिनिर्वाण. निर्वाण होता है इस दुनिया के अंदर ही आप हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी को अटेन कर लें, उसको होता कहा जाता है निर्वाण. अगर आपने बेसिकली बुद्धिज्म पढ़ी होगी तो अगर थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ें तो निर्वाण वो लेवल होता है जिसके बाद आपके जो कर्म हैं उनका फल नहीं बनता है, यानी कि बेसिकली अब आपका पुनर्जन्म नहीं हो सकता. यू आर फ्री फ्रॉम दैट साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ वंस यू डाई. तो इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त कर लिया बुद्धा ने. उसके बाद उन्होंने पहला जो उन्होंने सरमन दिया था सारनाथ में, लेकिन डेथ के बाद बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. क्योंकि अब उनके कर्मा जो हैं उन्होंने फल या फ्रूट्स बियर करना बंद कर दिए थे. आई एम नॉट विलिंग टू गेट इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द बुद्धिज्म कि हाउ लाइफ एंड डेथ साइकिल वर्क्स इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बट जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे. तो इसी तरीके से जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ हुई 6 दिसंबर को, तो उनके फॉलोअर्स इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. सो विद दिस ही फुलफिल्ड हिज डिक्लेरेशन दैट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू. अभी इस आर्टिकल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कंपैरिजन किया है मार्क्स और बुद्धिज्म के बीच में, उसको लेकर के यहाँ इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई है. क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी रिलीजन के क्रिटिक थे, जो मेन रिलीजन थे उनके क्रिटिक थे. मार्क्स आप सबको पता है, ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक ऑफ रिलीजन. ही बेसिकली सेड रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेज या ओपियम ऑफ द पीपल. क्योंकि मार्क्स के हिसाब से there is just one identity of people, that is either they belong to the proletariat class, that is worker class, or they belong to the capitalist class, that is bourgeois class. तो या तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर हैं या तो आप उन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, यही आपकी मेन आइडेंटिटी है. अगर आप उन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काम करते हैं यानी कि आप प्रोलेटेरियत क्लास हैं या वर्कर क्लास है तो आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. और अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो यू आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द एक्सप्लॉयटर क्लास, एंड दिस इज द ओनली आइडेंटिटी. एवरी अदर आइडेंटिटी एज पर मार्क्स मे बी नेशनलिटी, कि मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो चाइनीज़ है, या मैं मेल हूँ, कोई फीमेल है, मैं इस कास्ट का हूँ, वो दूसरे कास्ट का है, मैं इस रिलीजन का हूँ, वो दूसरे रिलीजन का. सारी आइडेंटिटी जो है वो फॉल्स आइडेंटिटी है जो वर्कर्स को दी गई है ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी, वर्कर की आइडेंटिटी को भूल जाएं और उनको अपने एक्सप्लॉयटेशन का एहसास ना हो और फिर वो रिवॉल्यूशन के बारे में ना सोचें. तो बेसिकली ऑल सच आइडेंटिटीज आर फॉल्स कॉन्शियसनेस दैट हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन अस लाइक ओपियम, अगर आप वर्कर क्लास पे हैं तो इसी तरीके से रिलीजन का जो एक नशा है वो वर्कर क्लास को दिया गया है कि तुम इस धर्म को बिलोंग करते हो और इसलिए तुम अपने धर्म को बचाओ, ताकि उनका ध्यान इस पे ना जाए कि कैपिटलिस्ट क्लास उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. दैट इज़ वाई मार्क्स सेड रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस. तो इस तरीके से आप यू कैन सी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड कार्ल मार्क्स बोथ वेयर क्रिटिक ऑफ रिलीजन. बट फिर भी अम्बेडकर और मार्क्स के बीच में अगर कोई ठीक से नहीं समझता है तो उनको काफ़ी सिमिलैरिटी लगती है, येट देयर इज अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटी. क्योंकि मार्क्स वाज क्रिटिक ऑफ ऑल द रिलीजन,
While Ambedkar was critic of all major religion, but at the same time he was supporter of Buddhism. So once Ambedkar said that Karl Marx perhaps was not very much acquainted with the idea of Buddhism, otherwise he would not plainly say that all religion is opium of masses, because some religions are basically good, especially religion like Buddhism that gives right path for people to follow in their life. So इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर कार्ल मार्क्स फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बुक लिखी. उस बुक का हेडिंग है बुद्धा और कार्ल मार्क्स. और इस बुक में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज़ बेसिकली कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड बुद्धिज्म एंड मार्क्सिज्म कि आखिर दोनों में क्या समानता है और क्या डिसिमिलरिटी है. इस पे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, एपीएससी में भी आ सकता है, पीएसआईआर ऑप्शनल में आ सकता है, जीएस में आ सकता है. तो इसलिए आपको रेडी रहना है. एथिक्स पेपर में आ सकता है, थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में. तो कार्ल मार्क्स और बुद्धिज्म में क्या सिमिलैरिटी है एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो बोथ वांटेड अ जस्ट सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें सबके साथ न्याय हो, जस्ट सोसाइटी एंड ए हैप्पी सोसाइटी. तो दोनों एक ही तरह का एंड चाहते थे. दे वांटेड टू हैव जस्ट एंड हैप्पी सोसाइटी. Both believe that the function of religion is to reconstruct the world and make it happy. राइट. तो दोनों का मानना था कि रिलीजन का मेन काम है लोगों के लिए खुशियाँ लाना, लोगों को जोड़ना. और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने जितने भी रिलीजन थे उनको रिजेक्ट कर दिया, मॉडर्न रिलीजन को, एज ओपियम ऑफ मासेस, बिकॉज नन ऑफ देम वेयर बेसिकली वर्किंग टुवार्ड्स हार्मनी. एज पर मार्क्स ऑल ऑफ देम वेयर वर्किंग टुवार्ड्स क्रिएटिंग डिफरेंसेज अमंगस्ट पीपल एंड कीपिंग देम away from their real identity of being worker and getting exploited. So दोनों ही मानते हैं, दोनों के हिसाब से एंड एक होना चाहिए, जस्ट एंड हैप्पी सोसाइटी. रिलीजन का मेन काम होना चाहिए टू कनेक्ट पीपल एंड क्रिएट हार्मनी. बोथ वेयर क्रिटिक ऑफ द रिलीजन लाइक other religion that were exploitative. जैसे गौतम बुद्धा was also critic of other religions who were basically creating hierarchy. Karl Marx was also critic of modern religion who was creating differences amongst people. दोनों के हिसाब से बुद्धिज्म हो या कार्ल मार्क्स हो, दोनों के हिसाब से प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ब्रिंग्स पावर टू वन क्लास एंड सॉरो टू अनदर क्लास. तो जिस सेगमेंट के पास, जिस क्लास ऑफ लोगों के पास प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है उनके पास पावर आता है, जिनके पास नहीं होता है दे आर बेसिकली अनहैप्पी एंड sorrowful. बोथ वांटेड, एज पर अम्बेडकर, मार्क्स एंड बुद्धा बोथ वांटेड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल. तो यहाँ तक तो सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिससिमिलैरिटी भी है. तो डिससिमिलैरिटी इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स. एंड दोनों एक ही चाहते थे. दे बोथ वांटेड टू अचीव द सेम एंड, दैट इज हैप्पी, पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी, बट दे डिफर्ड इन मीन्स. तरीकों में अंतर है. किस तरीके से ये एंड अचीव होगा इसको लेकर के दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स प्रपोज्ड कि देयर विल बी वायलेंस. तो मार्क्स का ये कोट है, वायलेंस इज मिड वाइफ ऑफ चेंज, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड. सो मार्क्स के हिसाब से वायलेंस एक तरीका है जहाँ पे वर्कर क्लास रिवोल्ट कर देगा प्रॉपर्टीड क्लास के अगेंस्ट, बॉर्जुआ क्लास के अगेंस्ट, और बॉर्जुआ क्लास अपने प्रॉपर्टी को या तो गिव अप कर देंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और दे विल बी किल्ड और लिक्विडेटेड एज पर मार्क्स. सो बेसिकली वायलेंस इज मिड वाइफ ऑफ चेंज. बट गौतम बुद्ध के हिसाब से नॉन वायलेंस इज द ओनली पाथ. गौतम बुद्ध के हिसाब से दूसरों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है. Everyone must realize four noble truth. The world is full of sorrow. There is reason behind that sorrow, cause and effect relation, and Ashtangic mark. So everyone needs to follow Ashtangic mark, eightfolded path in their own life as per Gautam Buddha voluntarily. And then only ये जो एंड हम चाह रहे हैं अपने समाज के लिए, जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी, वो अटेन हो पाएगा. कार्ल मार्क्स टॉक्ड अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट कि जब रिवॉल्यूशन आएगा तो सोशलिस्ट स्टेज पे द प्रोलेटेरियट क्लास विल डोमिनेट द बॉर्जुआ क्लास द वे बॉर्जुआ क्लास हैज़ बिन डोमिनेटिंग द प्रोलेटेरियट क्लास सो फार. तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट होगा. बट बुद्धिज्म इज ऑलवेज डेमोक्रेटिक इन नेचर. बुद्धा हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मीन्स अडॉप्टेड बाय बुद्धा वेयर डिफरेंट दैन मीन्स प्रपोज्ड बाय मार्क्स. बुद्धा का जो मीन्स है वो आप देख सकते हैं दैट वाज पीसफुल, हार्मोनियस,
और इसी कारण से जो लोग भी बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, बेसिकली बुद्धा या कार्ल मार्क्स, बोथ वेयर क्रिटिक्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन कार्ल मार्क्स सेज कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड करने का तरीका है कैपिटलिस्ट को लिक्विडेट कर देना, मार देना। जबकि बुद्धिस्ट, जो ट्रू बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उनका क्या तरीका होता है, खुद को बदलना। तो आप देखते हैं ना, जो खुद बुद्धिस्ट बड़े बड़े जो आप समझिए कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, व्हेन दे बिकम बौद्ध या बुद्धिस्ट भिक्षुक, दे गिव अप ऑल द वर्ल्डली गुड्स, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह को त्याग करके एक सिंपल जीवन बिताने चल देते हैं। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म करने का तरीका है रिवॉल्यूशन, जबकि बुद्धा के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने का तरीका है त्याग, सेल्फ रिनंसिएशन, भिक्षुक बन जाना। तो दोनों का गोल एक है, तरीके अलग हैं। दिस इज़ द कंक्लूजन दैट हैज़ टू बी रिटन कि कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा बोथ वांटेड टू हैव कॉमन एंड, बट द डिफरेंसेस आर विथ रिस्पेक्ट टू द मीन्स, रास्तों के लेकर के। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये सवाल पूछा गया था गांधीज़म और मार्क्सिज्म पे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। The next article is about social hostilities index, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, especially from communalism segment. क्या है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स? तो सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स यूएस की एक एजेंसी है प्यू रिसर्च सेंटर, वो पब्लिश करती है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। और साल 2020 के लिए, यानी कि पैंडेमिक वाले साल के लिए, उन्होंने हाल फिलहाल में सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स पब्लिश किया है, जिसमें बेसिकली किसी भी देश के अंदर अलग अलग धर्म समाज के लोगों के बीच में कितनी हॉस्टिलिटी है, उसके बेसिस पे अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। इसमें 13 टोटल मैट्रिक्स देखे जाते हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में कितना कन्फ्लिक्ट है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कितना है, टेररिज्म के प्रॉब्लम कितने हैं, रिलीजन द्वारा इंस्पायर्ड टेररिज्म का प्रॉब्लम कितना है, सेक्टोरियन वायलेंस कितना, ये सब चीज़ देखा जाता है सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स में। सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स कंप्यूट करने के लिए बेसिकली 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं कि वेदर द कंट्री सॉ वायलेंस मोटिवेटेड बाय रिलीजन बेस्ड हेट्रेडनेस, वेदर द इंडिविजुअल्स फेस्ड हरासमेंट और इंटिमिडेशन motivated by religion based hatredness, या there was a mob violence based on religious groups। अभी एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हाल फिलहाल में सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स पब्लिश किया है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फॉर द ईयर 2020, यानी कि पैंडेमिक वाले साल, और उसमें इंडिया को सबसे ऊपर रैंकिंग दी गई है फॉर सोशल हॉस्टिलिटीज़। आउट ऑफ 10 इंडिया हैज़ बीन गिवन स्कोर ऑफ 9.4, यानी कि हमारे देश में समाज के अंदर एज पर दिस रिसर्च समाज के अंदर रिलीजन बेस्ड हॉस्टिलिटी पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा। अफ़गानिस्तान तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है नाइजीरिया, जबकि इंडिया का स्कोर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। एक तो हम रैंक 1 पे और दूसरे से हम काफ़ी पॉइंट वाइज भी काफ़ी आगे हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर इस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलीजन बेस्ड इनटॉलरेंस है। इंडिया के रैंक ख़राब होने के पीछे, क्योंकि ये पैंडेमिक वाले साल का एस्टिमेशन है, उसमें रैंक ख़राब होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी उस टाइम में आपको याद होगा कि तबलीगी जमात नाम का एक जो रिलीजियस कांग्रेगेशन था दिल्ली में जामा मस्जिद के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कुछ कोविड नॉर्म्स या प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया था, जिसको लेकर के इंडिया में फिर बहुत सारी बातें हुई थी। उन तबलीगी जमात को लेकर के बैकलैश भी हुआ था, कोरोना जिहाद और ये सब नाम दिए गए थे। तो उस कारण से मेनली हमारी रैंक ख़राब हुई है। अब ये सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जीएस पेपर 1 में मान लीजिए कभी कम्युनलिज्म इन इंडिया पे आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए पॉइंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब रही है, और इनफैक्ट स्कोर काफ़ी ख़राब रहा है, रैंक्स 1 आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स या सोशल हॉस्टिलिटीज़ हमारे देश में है एज पर दिस रिपोर्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लिख सकते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इंडिया के इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे टार्निश करना चाहते हैं, और वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक जगह आप इस रिपोर्ट को सही ठहराते हुए अपने सब्सटैंशिएटिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जगह इसी रिपोर्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके एलिजिबिलिटी पे, इसके जेन्युइनिटी पे सवाल उठाते हुए क्वेश्चन कर रहे हैं आप कि ये परहैप्स एक तरीका है इंडिया के इमेज को ख़राब करने का, इमेज को टार्निश करने का या रेपुटेशन को ख़राब करने का। तो
तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से इंडियन सोसाइटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ईरान मोरालिटी पुलिस दैट हैज़ बीन रिसेंटली एबॉलिश्ड। देखिए, ये ईरान मोरालिटी पुलिस को मैं क्लोजली कवर कर रहा हूँ, 3-4 बार मैं बता चुका हूँ पिछले 2 महीनों में, राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे आता ही है। फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये ईरान के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ, आपको याद होगा महासा अमीनी नाम की जो लेडी को ईरान के अंदर मार दिया गया था बिकॉज सी वॉज बेसिकली नॉट फॉलोइंग सर्टेन रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेस कोड। उसके बाद से ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, वीमेन लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान, फिर ये प्रोटेस्ट पूरे दुनिया भर में फैल गया। द वीमेन ऑफ ईरान आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट चल रहा है ईरान में, वीमेन मूवमेंट, इट कुड बी सीन एज मॉडर्न ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसीलिए मैं इसको क्लोजली कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप ऐसे अगर आ जाए वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे तो आप कर सकते हैं, और वीमेन पे तो ऐसे आते ही हैं। ज़रा देखते हैं, मैंने आपको बताया था महासा अमीनी नाम की ईरानियन गर्ल, सी वॉज टॉर्चर्ड फॉर 72 आवर्स फॉर नॉट वियरिंग हिजाब, और तब से एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया ईरान के अंदर अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान। वीमेन हैव बिन बर्निंग देयर हेड स्कार्फ्स ओपनली। तो अब औरतें हिजाब जला रही हैं, एंड वीमेन ऑफ ईरान हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। बेसिकली दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान। तो ईरान की अपनी एक अलग पुलिस है जिसको मोरालिटी पुलिस कहते हैं, यार उसका वहाँ पे लोकल नेम है गश्ते इरसाद, जिसका मेन काम है कि वीमेन के ड्रेस कोड को वो इंश्योर कराए। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ये प्रोटेस्ट को मैं क्लोजली इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ रिसेंट टाइम, और फेमिनिज्म पे सवाल आते हैं। तो ये जो मोरालिटी पुलिस वाला इशू है, इसको 23 नवंबर 2022 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में वैसे भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन ईरान में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है, औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे ईरान की फुटबॉल टीम ने वहाँ का नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। आप देखिए, ईरान डेमोलिशेस होम ऑफ क्लाइंबर हु टुक पार्ट इन कोरिया इवेंट विदाउट हिजाब। तो एक क्लाइंबर हैं, एथलीट हैं बेसिकली, उन्होंने बिना हिजाब के एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, ईरान की सरकार ने उनका घर गिरा दिया। तो ये विमेन एक्टिविस्ट और ईरान एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस कारण से आप मान सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द रिसेंट feminist movement, but it is taking shape of global feminist movement, and that is why I am covering it so closely, right? ये जो मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान है, इसको गश्ते इरसाद कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, ये जो वहाँ की गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, उनके जो आउटफिट्स हैं उसका ध्यान रखती हैं कि कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग आउटफिट तो नहीं पहन रखा है। अगर इफ़ द वीमेन आर फाउंड टू बी वायलेटिंग द रूल्स, देन देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फाइन, प्रिजन और इवन फ्लॉगिंग ओपनली विथ स्टिक। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि ईरान की सरकार मजबूरी में आकर के, दबाव में आकर के, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर, इट हैज़ डिसाइडेड टू एबोलिश इट्स मोरालिटी पुलिस, जिसका नाम है गश्ते इरसाद। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट काजीरंगा प्रोजेक्ट, which is basically an Indo-French partnership project, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो काजीरंगा प्रोजेक्ट belongs to a larger project जिसका नाम है असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये जो असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इसके अंदर टोटल 80.2 मिलियन यूरोज खर्च किया जा रहा है over a period of 10 years from 2014 to 2024, and basically this is being spent in association with French government. तो फ्रांस के मदद से ये असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चलाया जा रहा है, जिसके अंदर काजीरंगा प्रोजेक्ट एक अलग से प्रोजेक्ट है, जहाँ पे काजीरंगा के अंदर लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस आसाम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर काजीरंगा प्रोजेक्ट में क्या क्या किया गया है वो ज़रा देखते हैं। आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाए गए हैं ताकि फ्लड के टाइम में जानवर उस आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर चढ़ जाएं और फ्लड से बच पाएँ। 200+ एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए गए हैं,
ऑल्टरनेट लाइवलीहुड एंड ट्रेनिंग फॉर लोकल कम्युनिटीज़ किया जा रहा है. So this is Kaziranga project under this larger project which has been started as a result of Indo-French initiative. ये जो larger Indo-French initiative है जिसका नाम है असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें टोटल 33,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिफॉरेस्ट किया जाएगा. 10,000 कम्युनिटी मेंबर्स हैव बीन गिवन ऑल्टरनेट लाइवलीहुड और दे विल बी गिवन ऑल्टरनेट लाइवलीहुड बाय 2024. बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड एज ए सोसाइटी, तो इसको सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलेटेड विद मिथाइल आइसोसाइनेट एंड यूपीआई से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.